सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 82 और ये कक्षा 9th की वर्कशीट है। विषय हमारा विज्ञान। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें। यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तिथि हमारी 5/2/2021 और दिन हमारा शुक्रवार का है। तो प्यारे बच्चों, आप सब इस वर्कशीट को अच्छे से समझने का प्रयास करें। अगर आपको कोई दिक्कत और समस्या आती है तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वर्कशीट का हमारा आज का टॉपिक, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो इसी पाठ को भाई हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ठीक है। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों को तत्व और यौगिकों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब बांटा गया है। तो देखो यहाँ पे ये पदार्थ है। तो देखो, पदार्थ में सबसे पहले दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। फिर तत्वों को भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, धातु, उपधातु और अधातु। ठीक है ना बेटा? तो इसे डायग्राम को आप अच्छे से याद कर लेंगे, आपको आसानी रहेगी समझने में। तो तत्व क्या होते हैं? तो तत्व के बारे में आप पढ़ेंगे कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व को साधारणतः धातु, अधातु और अपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसे वर्गीकृत तो किया जा सकता है, लेकिन इसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो उसे हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। और यौगिक क्या है? यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। संयोजन का मतलब याद है बेटा, मिलकर बना है। जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, शर्करा, नमक और आदि। ओके बेटा? तो ये दोनों टॉपिक हमारे समझ में आएंगे। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। आगे कि धातु। देखो, धातु के बारे में यहाँ पे हमें, धातु प्राय निम्न गुणधर्मों में से एक सभी को कुछ ना कुछ प्रदर्शित करती है। तो ये इसके प्रमुख गुणधर्म है। तो इनको हमको याद करना है कि धातु क्या होती है। ये चमकीली होती है, ये ताप और विद्युत की सुचालक होती है, मतलब इनमें करंट आएगा। ओके बेटा? तो विद्युत, ताप और विद्युत की सुचालक होती है। ये तन्य होती है। इसको तन्य का मतलब बेटा तार के रूप में हम इसे, मतलब ये जैसे हमारी ये छोटी है, लेकिन इसे क्या कर सकते हैं हम? तार के रूप में लंबा भी कर सकते हैं। तन का मतलब ये, इनको हम तार के रूप में खींचा भी जा सकता है। ये आघात वर्ध होती है, जिनको पीट कर महीन चद्दर में, जैसे हमारी लोहे की जैसे इतनी बड़ी चद्दर है, तो इसे हम पीट के गर्म करके और इसे पीट पीट कर हम इसका आकार क्या कर सकते हैं? इसका आकार हम बढ़ा सकते हैं। आघात वर्ध का मतलब है इन्हें पीट कर हम महीन चादरों में डाला जा सकता है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर क्या है? ये द्रव है। कि पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। कि पारा धातु है, लेकिन क्या है? ये तत्व, ये एक तरल पदार्थ के रूप में, द्रव के रूप में मौजूद है। ओके बेटा? सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम आदि बेटा, ये सब क्या है? ये धातु के उदाहरण है। तो इन सबको आपको याद करना है। ये धातुओं के गुणधर्म है, ये इनकी विशेषता है। तो इन सब विशेषताओं को आप अच्छे से नोट करेंगे और इन्हें याद भी कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे 2 से 3 नंबर का पूछ लिया जाता है कि धातुओं के निम्न गुणधर्मों के बारे में लिखें। तो आप सबको इन्हें नोट करना है। अब उपधातु क्या होती है? तो उपधातु के बारे में हमें पढ़ना है कि कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। कि इनमें धातुओं के भी गुण होते हैं और अधातुओं के भी गुण होते हैं, जिन्हें हम उपधातु कहते हैं। ठीक है? जैसे बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इनको हमें याद कर लेना है। ठीक है? अब आती है हमारी अधातु। कि नीचे दिए गए गुणधर्मों में से कुछ को यह सभी को प्रदर्शित करती है। कि मतलब जो अधातु है, तो इनमें से इनके गुण क्या क्या होते हैं? ये विभिन्न रंगों की होती है। इनके गुणधर्म क्या होते हैं? ये विभिन्न रंगों की होती है। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। ये ताप और विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। जबकि धातु क्या होती है? सुचालक होती है। कभी कभी हमें धातु और अधातु में अंतर पूछ लिया जाता है, तो इन दोनों ही चीज़ों को आप अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है ना? ये चमकीली और प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवाद नहीं होती, मतलब इनको हम बढ़ा नहीं सकते और इनमें
भाई कोई ध्वनि वगैरह भी उत्पन्न आपकी उत्पन्न नहीं होगी। इनको अब धातु को हम पीटेंगे तो इनसे ध्वनि उत्पन्न होगी, और जबकि इनमें कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन और क्लोरीन, तो ये अधातु होती है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ओके बेटा। अब आगे हमारा है यौगिक और मिश्रण। तो यौगिक और मिश्रण में क्या क्या अंतर है, तो उनके बारे में हमें ये 5-4 पॉइंट है, तो इनको हमें अच्छे से याद भी करना है, समझना भी है। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व क्रिया करके क्या करते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जबकि इनका मिश्रण क्या होता है कि तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण वो नहीं करते। ठीक है ना। यौगिक फिर क्या है कि ये नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, कि मतलब ये क्या करते हैं, नए पदार्थ का संगठन। जो संगठन का मतलब है बेटा, ये जो मिलकर क्रिया करते हैं तो इनका स्थायी संबंध होगा, मतलब कोई चीज़ बन रही है तो वो स्थायी बनेगी, ना कि अस्थायी। और मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, तो इनका संगठन क्या है, बदलता रहता है। मतलब कोई चीज़ बदल गई है तो उसे दूसरी चीज़ में हम परिवर्तित कर सकते हैं बार बार। नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। जो इन पर भाई दो पदार्थ, जब ये दो यौगिक मिलते हैं तो इनका गुण धर्म जिससे बनी है तो उससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। जो मिश्रण लिया है हमने तो उसी के गुणधर्म उसी में आएंगे। घटकों को केवल रासायनिक या तथा वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। भाई घटकों को रासायनिक जो प्रक्रिया होगी उसके द्वारा ही हम पृथक कर सकते हैं, और कोई विधि नहीं लागू होगी इनमें। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता के साथ पृथक किया जा सकता है, कि इनको क्या करते हैं, भौतिक जो विधियां हैं तो उनसे हम सुगमता से अलग कर सकते हैं, और इनमें केवल वैद्युतिक रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो इन दोनों में यौगिक और मिश्रण के अंतरों के बारे में हमने समझा। अब हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर वर्क जो आए हैं। कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित को तत्वों, यौगिक और मिश्रण में से वर्गीकृत किए। तो ये सारे नाम हमें इकट्ठे दिए हुए हैं, तो कौन कौन से हमारे तत्व है, कौन कौन से हमारे यौगिक है, कौन कौन से हमारे मिश्रण है, तो उनका हमें अलग अलग डिवाइड है, एक सारणी हमें बनानी है। ठीक है, तो उन्हें हम अलग अलग वर्गीकृत उनका नाम लिखेंगे, तो करेंगे इनके आंसर अभी। ये बेटा आपके 2 से 3 नंबर का आता है पेपर में। ओके। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगों में मौजूद तत्वों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है भाई, इनमें कौन कौन सा तत्व है तो उनके यौगिकों के बारे में, जो यौगिक है उनके तत्वों के बारे में लिखना है। सॉरी बेटा, तो इन्हें भी हम करेंगे आंसर में। कि समझाए कि पानी एक यौगिक क्यों है और मिश्रण क्यों नहीं है, तो ये भी हमें समझाना है, इसका भी आंसर करेंगे। लोहा चूर्ण और सल्फर के मिश्रण को गर्म करने पर बनने वाले यौगिकों का नाम बताएं। यदि इस यौगिक में तनु हाइड्रोक्लोराइड, जिसे हम HCl कहते हैं, ये अगर मिलाया जाए तो विकसित गैस का नाम आपको बताना है। तो बेटा ये सारे जो चारों क्वेश्चन हैं ये आपके 2-2 नंबर के पेपर में आते हैं, तो आप इनको अच्छे से आंसर करेंगे। तो चलिए करते हैं इनका आंसर। हम करेंगे कि निम्नलिखित तत्वों को हमें यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करना था। तो तत्व हमारे हो गए बेटा सोडियम, चांदी, टिन, कैल्शियम और सिलिकॉन। ये तो हमारे तत्व हो गए। यौगिक कौन कौन से हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। मिश्रण हमारा हो गया मिट्टी, रक्त, हवा और चीनी का घोल। तो इस तरह हम इनको अलग अलग तत्वों में बांट देंगे। ओके बेटा, तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन हमारा। दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि यौगिकों में मौजूद तत्वों के नाम बताओ। तो जो बिना भुजा हुआ चूना है CaO, तो उसमें कैल्शियम होगा और ऑक्सीजन होगा। ठीक है बेटा, ये कैल्शियम का ये प्रतीक रहेगा और ऑक्सीजन का O रहेगा। ये प्रतीक भी हमें इनके चिन्ह याद भी रखने हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, कि इस H2 का मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन और S का मतलब होता है बेटा सल्फर। ठीक है। बेकिंग सोडा NaSCO3, तो Na का मतलब होता है बेटा सोडियम, Sc हाइड्रोजन और CO3 का होता है कार्बन। C का कार्बन हो गया और O3 हो गया हमारा ऑक्सीजन। ओके बेटा, तो हमें ये बेकिंग सोडे का सूत्र भी हमें याद रखना है। हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S, बिना भुजा हुआ चूना इसका CaO, और अब हमारा आता है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ये पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह है। SO4 हो गया हमारा सल्फेट का। तो इसमें पोटेशियम होता है, सल्फर होता है और ऑक्सीजन होता है।
ओके बेटा, तो इसमें ये मौजूद तत्व हैं, तो इनको हमें अच्छे से रीड भी करना है और इसके प्रतीक चिन्हों को भी हमें विशेषतर याद रखना है, क्योंकि हमारे पेपर में पूछा जाता है कि पोटेशियम सल्फेट का सूत्र लिखिए, बेकिंग सोडे का लिखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड का लिखिए, बिना भुजा हुआ चूना का सूत्र लिखे या प्रतीक चिन्ह आपको लिखना है, तो ये हमें याद भी रखने हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि समझाए कि पानी एक यौगिक क्यों है और मिश्रण क्यों नहीं है। क्योंकि पानी दो तत्वों के नियत अनुपात होता है, मतलब इसमें फिक्स रेट है, तो इसलिए रासायनिक संयोजन से बनता है। ठीक है ना, तो उसका H2O है ना पानी का सूत्र है, तो H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से नियत अनुपात में ये रासायनिक संयोजन से बनता है, तो इसलिए ये यौगिक है, ना कि मिश्रण। ओके, अगला चौथा हमारा क्वेश्चन है कि लोहा चूर्ण और सल्फर के मिश्रण को गर्म करने में बनने वाले यौगिक का नाम हमें बताना है। तो जो बनेगा वो यौगिक वो होगा आयरन सल्फाइड, और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम अगर मिलाते हैं, HCl हम इसमें मिलाते हैं, तो बेटा इससे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इससे निकलेगी। ओके बेटा, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को ये वर्कशीट आपको पसंद और अच्छे से समझ में आई होगी। तो सभी बच्चे मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।